अच्छा, ये हमारा लास्ट सेशन है जिसमें हम असेंबली डिज़ाइन को देखेंगे। आपको अगर याद हो, आपको मैंने स्टार्ट में बताया हुआ था कि जब हम किसी भी चीज़ की स्केलिंग करते हैं, जैसे विंग में जब हम एयरफॉइल को स्केल करते हैं, 10 टाइम्स बड़ा करते हैं, 15 टाइम्स बड़ा करते हैं, फिर उसको छोटा करते हैं। तो मैंने आपको उस टाइम पे एक बात बताई हुई थी कि हम ये जो स्केलिंग है ये हम असेंबली डिज़ाइन में दोबारा से करेंगे। असेंबली डिज़ाइन में असेंबली डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने यहाँ पे मैकेनिकल डिज़ाइन में असेंबली डिज़ाइन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं। स्टार्ट में आपको कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी। मैं आपको ये चीज़ें सारी दोबारा से रीसेट करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की विंडो आपको नज़र आएगी। आपने ये सारे जो यहाँ से ऑप्शंस है इनको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद जितने भी ऑप्शंस हिडन होंगे वो आपको सारे के सारे शो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये वाली टैब है, जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल वाली टैब है, इसमें एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स के नाम से, जो एक वाइट स्क्रीन बैकग्राउंड में और एक येलो आपको एरो नज़र आ रहा है। इसको आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रोडक्ट वन पे प्रेस करना है। तो जो भी आप लोगों ने फ्यूज़लाज, हॉरिजॉन्टल टेल, वर्टिकल टेल, विंग, जितने भी कंपोनेंट्स आपने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए होंगे, आप उन सारों को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे तो वो सारे के सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं पार्ट नंबर कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें पार्ट नंबर मेरे ख्याल में सारे टू है, तो हम इसको ऑटोमेटिक रीनेम कर देते हैं। इसको भी ऑटोमेटिक रीनेम, इसको भी और इसको भी, और ओके करते हैं। ओके करने के बाद जितने भी कंपोनेंट्स हम लोगों ने ड्रॉ किए हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो गए। जैसे ये फ्यूज़लाज है हमारा, ये वाला हमारा वर्टिकल टेल है, ये विंग है और ये हॉरिजॉन्टल टेल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इस तरह करें कि आप सारी चीज़ों को यहाँ से हाइड करें और हाइड करने के बाद वन बाय वन सारों को आप शो करें। जैसे मैं पार्ट टू जो पहला नंबर है उसको मैं शो कर देता हूँ, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है हमारा जो एयरक्राफ्ट का विंग है। ठीक है। पार्ट फोर पे मैं चला जाता हूँ तो ये वर्टिकल टेल है। ये थर्ड नंबर हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेल है और सेकंड नंबर पे हमारे पास फ्यूज़लाज है। फ्यूज़लाज को हम अपना रेफरेंस रख लेंगे और इसको रेफरेंस रखने के बाद हम अपनी सारी जो असेंबली होगी उसी को करेंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो काफ़ी स्केचेस है जो कि हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले इन स्केचेस को हाइड करके अपने इस फ्यूज़लाज को थोड़ा सा उसकी डिस्प्ले को थोड़ा सा साफ़ करें ताकि हमें आगे असेंबली में थोड़ी सी आसानी हो। जितने भी स्केचेस है जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम इनको चेंज या हाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से अगर कोई पैरामीटर हम यहाँ से चेंज करना चाहे हम वो भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप हमने किस तरह से इसको करना है। इन स्केचेस को सिलेक्ट करते वक्त आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई 3D पार्ट आपसे जैसे ये वाला सिलेक्ट ना हो जाए। इसको जब मैं हाइड करूँगा स्केचेस के साथ साथ ये मिडिल फ्यूज़लाज भी पूरा का पूरा हाइड हो जाएगा। आपने कंट्रोल प्रेस रखना है और प्रेस रखते हुए आपने इन सारी चीज़ों को हाइड कर देना है। ओहो, जितने भी स्केचेस हैं इंडिविजुअली मैंने सारों को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो फ्यूज़लाज की एक बेहतर सी शेप हमारे पास आ गई है। यहाँ से ये जितने हमारे रेफरेंस एक्सिस है इनको भी हम हाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास इसकी एक बेहतर सी शेप आ जाए।
अच्छा, इसके बाद हम फ्यूज़लाज को अपना रेफरेंस ले लेंगे और फ्यूज़लाज के अकॉर्डिंग हम विंग की, वर्टिकल टेल की, हॉरिजॉन्टल टेल की जितने भी कंपोनेंट्स है उसकी साइजिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से अपने जो विंग एयरक्राफ्ट का विंग उसी को शो करते हैं। शो करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, हम उसकी ओरिएंटेशन ठीक करेंगे। जैसे अब हम यहाँ से एक ऑप्शन है हमारे पास, आई होप कि यहाँ पे शो हो रहा हो, ये वाली मैनिपुलेशन की है। ये कौन से विंडो में, मूव विंडो में हमारे पास एक ऑप्शन है मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन में हम यहाँ से इसी एक एक कंपोनेंट को डिफरेंट डायरेक्शंस में हम इसको मूव भी कर सकते हैं और अराउंड डिफरेंट एक्सिस हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखें, फ्यूज़लाज हमारा, आपने यहाँ से फ्यूज़लाज को देखना है, यहाँ से एक्सिस को भी देखना है। फ्यूज़लाज का जो एक्सिस लाइन है वो वाई एक्सिस में एक्सटेंडेड है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको, इस विंग को अराउंड जेड एक्सिस हमने इसको रोटेट करना है। अराउंड जेड एक्सिस रोटेट करने के बाद हम इसको अराउंड वाई एक्सिस रोटेट करेंगे तो इसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो इसी के अलाइंड हो जाएगी। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस का मैंने आइडिया यहाँ से लगा लिया, ये हमारी जेड एक्सिस है। जी एक्सिस को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे होल्ड करता हूँ, होल्ड करने के बाद मैं इसको जितना भी मूव करता हूँ तो ये अकॉर्डिंगली वैसे वैसे ही रोटेट हो रहा होता है, ठीक है। अब इसका भी जो विंग का जो रूट है वो भी अलोंग द वाई एक्सिस आ गया। अब मैंने अराउंड वाई एक्सिस इसको रोटेट करना है तो इसकी ओरिएंटेशन फ्यूज़लाज के अबाउट हो जाएगी, उसके अलाइंड हो जाएगी। ड्रैग ओरिएंटेशन अराउंड वाई एक्सिस है, इसको मैं अराउंड वाई एक्सिस ड्रैग कर देता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास इसकी अराउंड वाई एक्सिस ओरिएंटेशन आ गई है। अब अगर आप विंग को देखें और फ्यूज़लाज को देखें तो विंग हमारा बहुत बड़ा है और फ्यूज़लाज हमारा बहुत छोटा है। हम या तो ये कर सकते हैं कि हम फ्यूज़लाज को बड़ा करें, या तो ये कर सकते हैं कि हम विंग को थोड़ा सा छोटा करें। जितने कोशिश करें कि जितने कंपोनेंट्स आसानी से किसी भी चीज़ में सेलेक्ट हो सकते हैं तो आप उसी चीज़ को ही छेड़ें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाई डायरेक्शन में इस विंग को पीछे की तरफ लेके चला जाता हूँ, थोड़ा मैं इसको और पीछे लेके चला जाता हूँ और पीछे ले जाने के बाद मैं अभी मैं असेंबली डिज़ाइन में हूँ, लेकिन जब मैं इस विंग पे डबल क्लिक करूँगा, असेंबली डिज़ाइन से हम जनरेटिव शेप डिज़ाइन में आ जाएंगे। जनरेटिव शेप डिज़ाइन में आने के बाद हम इस चीज़ के साथ जितना भी कोई एडिटिंग और मॉडिफिकेशन वगैरह हमने जितनी भी करनी है हम कर सकते हैं। जैसे मैं पूरे विंग को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इन दोनों प्लेन्स को डीसेलेक्ट करता हूँ, पूरे विंग को, बल्कि प्लेन्स को भी साथ सेलेक्ट कर ही देते हैं। पूरे विंग को सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी स्केलिंग करते हैं। इसकी हम स्केलिंग करते हैं अबाउट दिस पॉइंट। एक पॉइंट हम फ्यूज़लाज पे छोड़ देंगे अपने रेफरेंस के लिए, जिसके अबाउट हम हॉरिजॉन्टल टेल की, वर्टिकल टेल की और विंग की स्केलिंग करेंगे। अबाउट दिस पॉइंट हम इसकी स्केलिंग कर देते हैं। रेशो इसकी आ रही है 0.2, जो कि है बहुत, अब फ्यूज़लाज बहुत बड़ा हो गया, विंग बहुत छोटा हो गया, तो हम इसकी कर देते हैं अबाउट 0.5। 0.5 पे अगर हम इसको देखें तो ऑलमोस्ट ठीक ही आ रही है। हम इसको हाइड इनिशियल एलिमेंट कर देंगे, इसको ओके करके हम दोबारा से प्रोडक्ट 1 पे डबल क्लिक करेंगे तो हम जनरेटिव शेप से अगेन अपने उसमें चले जाएंगे, असेंबली डिज़ाइन में चले जाएंगे। अभी इसको हम एक एक प्लेन में अलाइन कर देते हैं। नॉर्मल व्यू हम एक एक प्लेन का ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी यहाँ से प्लेन का एक नॉर्मल व्यू ले लेता हूँ और लेने के बाद मैं इस विंग को आगे की तरफ ले आता हूँ, ड्रैग करता हूँ। अगेन हम यहाँ से मैनिपुलेशन पे सेलेक्ट करेंगे। मैनिपुलेशन को सेलेक्ट करने के बाद हम, ये वाली हमारी वाई एक्सिस की डायरेक्शन है तो हम वाई एक्सिस को सिलेक्ट करके इसको आगे की तरफ ले आते हैं, ठीक है। आगे की तरफ मूव करने के बाद हम इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शंस में देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टॉप व्यू में देख ले तो टॉप व्यू में ये बिल्कुल मिड पे नहीं है और टॉप व्यू में हम
अलॉन्ग द स्पैन वाइज इसको एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ से कंपास से अगर आप लोग देखें तो ये अलॉन्ग द स्पैन वाइज फ्यूजलाज के राइट और लेफ्ट पे मूव करता रहेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसी को ड्रैग करते हैं, तो हम एक्स एक्सिस में इसको बिल्कुल मिडिल पे ले आते हैं। ठीक है, मिडिल पे लाने के बाद अब हम इसकी ओरिएंटेशन देख लेते हैं फ्रॉम द साइड व्यू अगेन। साइड व्यू से जब हम इसको देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी पोजीशन को देखते हैं। पोजीशन एक दफ़ा सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम उसकी ओरिएंटेशन या एंगल ऑफ अटैक को देखेंगे। अब हम अलोंग द जी एक्सिस इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड्स लेके आ जाते हैं, तो ये विंग की एक सूटेबल सी शेप हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो विंग के बीच में हमने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा गैप अगर हम लोग ले लें तो जितनी भी इसकी जितना भी इसका जो गैप होगा वो फ्यूजलाज में यूटिलाइज वो स्पेस हो जाएगी, वो फ्यूजलाज उसी स्पेस को यूटिलाइज कर लेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो गैप हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है, उसको कम करने के लिए हम विंग के जनरेटिव शेप डिज़ाइन में चले जाएंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसके बाद इस प्लेन के अबाउट हमने इसकी सिमेट्री ली हुई है, तो सिमेट्री जब हमने ली हुई है इसी, ये जो हमारा अभी विंग हमें नज़र आ रहा है ये किसी और विंग का स्केल डाउन वर्जन है, जो कि ओरिजिनल विंग कहीं और है। तो हम उसको सबसे पहले शो कर देंगे। शो करने के बाद इसको ओके करेंगे और इसी प्लेन के अबाउट हमने सिमेट्री ली हुई है। 14 है, -14 है, तो इसको हम -11 कर देते हैं। जैसे हम इसको चेंज करते हैं तो जो हमारा स्केल्ड डाउन वर्जन होगा विंग का वो भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करके इनिशियल एलिमेंट को हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद अगेन हम प्रोडक्ट में चले जाते हैं और प्रोडक्ट में जाने के बाद इसको थोड़ा सा हम और मैनिपुलेट करते हैं अलोंग द एक्स डायरेक्शन, इसको थोड़ा सा और मिड पे ले आते हैं। हम हर एक डायरेक्शन से इसकी ओरिएंटेशन को देख लेते हैं। यहाँ से ओके करने के बाद मैं इसी प्लेन को सिलेक्ट करके इसका नॉर्मल व्यू देख लेता हूँ। तो विंग का एंगल ऑफ अटैक भी अब तकरीबन विंग स्ट्रेट ही है। अगर स्ट्रेट ना हो इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर भी सकते हैं। जैसे अगर हम अभी राइट साइड पे हमारा वाई एक्सिस है, अपवर्ड्स हमारा जी एक्सिस है, तो आउट ऑफ द स्क्रीन हमारा होगा एक्स एक्सिस। इसको अगर हमने रोटेट करना है, एंगल ऑफ अटैक अगर हमने इसके चेंज करना है, तो अराउंड एक्स एक्सिस हम इसको ड्रैग करेंगे। नीचे की तरफ ले आते हैं तो एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज़ होता है, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो एंगल ऑफ अटैक डिक्रीज़ होता है। थोड़ा सा हम इसको नीचे की तरफ ले आते हैं, ये रोटेट हो गया। रोटेट और मूव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना लाजमी है। अभी जो मैंने किया ये मैंने रोटेट किया, इसके बाद जब मैं इसको जेड एक्सिस पे क्लिक करूँगा और ऊपर की तरफ ले जाऊँगा तो ये मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो ड्रैग और रोटेट में आप लोग फ़र्क को थोड़ा सा पहचानें। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो थोड़ी सी आप लोग का थोड़ा सा हाथ सेट हो जाएगा। अच्छा, ये फ्यूजलाज के साथ जो विंग है वो सेट हो गया है, असेंबल हो गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं उसकी तरफ। ये तो हमारा हो गया है वर्टिकल टेल। हम लोग अभी चलते हैं हॉरिजॉन्टल टेल की तरफ। पार्ट 4 हमारा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टेल और ये हमारा है हॉरिजॉन्टल टेल। इसको भी हमने सिमिलरली इसको भी रोटेट करना है। सबसे पहले अराउंड जी एक्सिस, फिर उसके बाद अराउंड वाई एक्सिस। जी एक्सिस ये वाला है, हम सबसे पहले इसको अराउंड जी एक्सिस रोटेट कर लेंगे तो वो फ्यूजलाज को टच करने लग जाएगा या उसी के प्लेन में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको अराउंड वाई एक्सिस रोटेट कर लेंगे तो वो इसी एक्सिस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरा एयरक्राफ्ट हमारा बहुत छोटा है और हॉरिजॉन्टल टेल जो हमारी है वो बहुत बड़ी है।
सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा इस एयरक्राफ्ट से पीछे लेके आते हैं। पीछे लाने के बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेल पे डबल क्लिक करके हम इसके जनरेटिव शेप डिज़ाइन में चले जाएंगे। और शेप डिज़ाइन में जाने के बाद हम इसके दोनों कंपोनेंट्स और ये जो हमारे एंड पे जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसी को सिलेक्ट करके हम इसी को भी स्केल डाउन करेंगे। स्केलिंग हम करेंगे अबाउट दिस पॉइंट 0.7 है, इसको हम कर देते हैं 0.3 और इसको शो ही करके छोड़ देते हैं। इसी प्लेन को हम थोड़ा सा इसके ऑफसेट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 17 कर देते हैं। 17 करने के बाद इस पर डबल क्लिक करके हम हाइट इनिशियल एलिमेंट कर देंगे। इन चीज़ों को भी हम लोग हाइट कर देंगे और हाइट करने के बाद अब यहाँ से इसको मैनिपुलेट करेंगे। याद रखें कि जनरेटिव शेप डिज़ाइन में हम इसकी मैनिपुलेशन या इसकी मूवमेंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ असेंबली डिज़ाइन में कर सकते हैं। और असेंबली डिज़ाइन में हम किसी शेप को, किसी कंपोनेंट को एडिट या स्केल अप स्केल डाउन, उसके प्लेन्स को चेंज करना, ऑफसेट को चेंज करना, असेंबली में हम चेंजेस नहीं कर सकते शेप की। और जनरेटिव शेप डिज़ाइन में हम असेंबली नहीं कर सकते या उसको मूव नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ से देखें जनरेटिव शेप डिज़ाइन हमारी खुली हुई है विंडो। तो उसके बाद सबसे पहले हम प्रोडक्ट 1 पे प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हमारी असेंबली डिज़ाइन आ गई है। असेंबली डिज़ाइन के बाद अब हम दोबारा से मैनिपुलेशन को प्रेस करके सबसे पहले इसी को एक्स एक्सिस में मूव करेंगे। एक्स एक्सिस में मूव करने के बाद हम इसको वाई एक्सिस में मूव करेंगे। वाई एक्सिस में मूव करने के बाद हम इसका बैक व्यू देखेंगे और जी एक्सिस में उसकी ओरिएंटेशन को देख लेंगे। हम यहाँ से किसी भी एक चीज़ का हम तीनों प्लेन्स को शो कर देते हैं तो हम उसके नॉर्मल व्यू को देखने में फिर हमें आसानी होगी। जैसे अब मैंने इसका बैक व्यू देखना है तो मैं इसी प्लेन को सेलेक्ट करके नॉर्मल व्यू पे प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास इसकी जो बैक व्यू है वो नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए फ्यूज़लाज के साथ विंग तो ऑलमोस्ट अलाइंड है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल टेल है वो कम्प्लीटली अलाइंड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोडक्ट 1 में चले जाएंगे असेंबली डिज़ाइन में। असेंबली डिज़ाइन में जाने के बाद मैनिपुलेशन पर प्रेस करेंगे और एक हमारा एक्सिस है वाई एक्स एक्सिस जो कि राइट साइड पे, एक है हमारा जी एक्सिस जो कि अपवर्ड्स है और एक हमारा वाई एक्सिस है जो इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर आउट ऑफ द स्क्रीन है। तो हमने वाई एक्सिस के अराउंड ही इसको रोटेट करना है, रोटेट अराउंड वाई एक्सिस, और इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हम इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल अलाइन कर देंगे एयरक्राफ्ट के विंग और फ्यूज़लाज के, और उसके बाद हम इसको जी डायरेक्शन में और फिर एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास इसकी वाई डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा मूव करते हैं और थोड़ा सा इसको अबाउट जेड हम रोटेट भी कर देते हैं। और इसके बाद हम इसकी अराउंड एक्स देख लेते हैं, एंगल ऑफ अटैक, तो वो तो तकरीबन ठीक ही है। इसको हम ओके करते हैं तो ये हमारा वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल टेल है वो भी सेट असेंबल हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना है अभी वर्टिकल टेल की तरफ। वर्टिकल टेल हम यहाँ से शो करते हैं। अगेन इसी को हमने रोटेट करना है अराउंड जी एक्सिस और फिर उसको अलोंग द वाई एक्सिस पीछे की तरफ ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद हम यहाँ से इसको डबल क्लिक करके इसके जनरेटिव शेप डिज़ाइन में चले जाते हैं।
डिज़ाइन में जाने के बाद इन सारे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको स्केल डाउन करते हैं अबाउट दिस पॉइंट। ज़ीरो पॉइंट थ्री है तो इसको हम 0.4 अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाइट शो इनिशियल एलिमेंट करके हम इसके प्रोडक्ट वन पे डबल क्लिक करते हैं, असेंबली में चले जाते हैं, मैनिपुलेशन को सिलेक्ट करके हम इसको सबसे पहले वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं और वाई डायरेक्शन में मूव करने के बाद हम फिर उसको यहाँ से नॉर्मल व्यू प्रेस करके इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इसकी नॉर्मल व्यू आ जाती है। अराउंड जी एक्सिस हम इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में रोटेट कर लेंगे। और फिर अलोंग द एक्स एक्सिस हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे, साइड व्यू देख लेंगे इसका और बैक व्यू देख लेंगे। अबाउट वाई एक्सिस हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। ठीक है, इसके बाद जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम उनको यहाँ से हाइड कर देते हैं। हम यहाँ से इस प्लेन को हाइड करें, इस प्लेन को हाइड करें, इसको हाइड करें, इसको जितनी भी स्केचेस हमारी है हम उन सबको हाइड करते चले जाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी जो ड्राइंग है वो क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगी और एयरक्राफ्ट की एक शक्ल भी बनना शुरू हो गई है। यहाँ से मुझसे एक 3D प्लेन सेलेक्ट हुआ था हाइड करते हुए, तो वो पूरी चीज़ यहाँ से हाइड हुई भी थी जो कंट्रोल Z प्रेस करके दोबारा से शो हो गई और हम यहाँ से स्केचेस को स्टेप वाइज कर देते हैं रिमूव। यहाँ इन स्केचेस को सेलेक्ट करते हुए आपने बहुत ख्याल रखना है कि कोई भी 3D पार्ट आप लोगों से सेलेक्ट ना हो। अगर कोई भी 3D कंपोनेंट आप लोगों से सिलेक्ट हो गया तो स्केच के साथ साथ वो चीज़ भी हाइड हो जाती है। तो आपने इसको जूम इन करना है, जूम इन करके एक एक स्केच को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल होल्ड करके इसको हाइड करना है। अगेन ये देखें, यहाँ से एक भी अगर 3D कंपोनेंट आप लोगों से सिलेक्ट हो गया वो पूरा का पूरा 3D कंपोनेंट हाइड हो जाएगा। आई डोंट नो अब यहाँ से ये चीज़ क्यों पूरी की पूरी हाइड होती है, मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया है नहीं, हो नहीं रहा। इसके एक एक प्लेन उसी जनरेटिव शेप में आप लोग चले जाएंगे। जनरेटिव शेप डिज़ाइन में जाने के बाद अगर आप एक एक स्केच को सिलेक्ट करेंगे तो फिर पूरी की पूरी 3D बॉडी डिलीट नहीं होगी और अगर आप असेंबली में करेंगे तो तकरीबन पूरी की पूरी बॉडी रिमूव हुई। अब देखें पार्ट, ये वाला पार्ट जो था हमारा, ये हमारा विंग का पार्ट, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल टेल का पार्ट था। हॉरिजॉन्टल टेल में हम हॉरिजॉन्टल टेल के एक एक स्केच को हाइड करते हैं तो वो उसी स्केच को ही हाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल टेल के जनरेटिव शेप डिज़ाइन में
हम इसकी एडिटिंग करेंगे, इस स्केच को हाइड करेंगे तो पूरी की पूरी 3D पार्ट हाइड हो रही है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इस पार्ट पे डबल क्लिक करेंगे, हम वर्टिकल टेल के जनरेटिव शेप डिज़ाइन में चले जाएंगे। मतलब इसी फाइल से हम मूव करके इसी फाइल में आ गए। इसी फाइल में आने के बाद हम इस स्केच को प्रेस करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो एक एक स्केच हमारी रिमूव हो रही है। अब इस फाइल में अगर हम होंगे और हम विंग की या फ्यूजलाज की कोई स्केच हाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी की पूरी चीज़ रिमूव होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेल के एक स्केच को रिमूव कर रहा हूँ, ये वाला, तो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल टेल रिमूव हो रही है। उसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल टेल में चला जाऊँगा, उसी के फाइल में जनरेटिव शेप डिज़ाइन में स्पेसिफिकेशन ट्री से यहाँ से उस स्केच को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो स्केच छोटी सी जो है वो रिमूव यहाँ से हो जाएगी। तो ये था एयरक्राफ्ट से रिलेटेड पूरी वीडियो, जिसमें असेंबली भी आ गई है और जिसमें पूरी की पूरी वो भी आ गई है, कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करना। और फ्यूजलाज के प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ से मैं इसकी कलर को मैं ग्रीन रख देता हूँ, तो इसकी कलर भी यहाँ से चेंज हो गई है। आप इसकी भी कलर को चेंज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने खुद ही इसको फर्दर एक्सप्लोर करना है। मेरा काम था सिर्फ आपको टूल्स दिखाना कि हम किस तरह से टूल्स को एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके बाद इसी टूल को आप अपने इन्हीं टूल्स को आप अपने एयरक्राफ्ट पे अप्लाई करें और इसी को स्टार्ट करें। ये वर्टिकल टेल में मेरे ख्याल में इसकी स्केलिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसको हम थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हैं, 0.37 कर देते हैं। 37 करने के बाद अगेन हम इसके प्रोडक्ट में चले जाते हैं। प्रोडक्ट में जाने के बाद इसको मैनिपुलेट करते हैं अलोंग द वाई एक्सिस, हम थोड़ा सा मूव करते हैं और फिर अगेन इसी को एडजस्ट करते हैं। अपने एयरक्राफ्ट के से रिलेटेड आप उसके अकॉर्डिंग आप इसकी स्केल अप और स्केल डाउन इसको कर सकते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को आप लोग छेड़ सकते हैं। तो ये था जी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड पूरी डिस्कशन। इसमें इसके रडर्स और इसके फ्लैप्स और इसके एलरॉन्स भी आ जाते हैं। तो वो इस लेवल पे आप काफ़ी एक हाई एक्सपर्टीज़ का काम है। कोई अपने शौक़ से अगर उसको सीख के एयरक्राफ्ट में इसको इंट्रोड्यूस कराए, अपने प्रोजेक्ट में इसको इंक्लूड कराए, तो उसको होपफुली एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई ना करे और उसने बाकी जितने कमांड्स मैंने अप्लाई किए आपसे डिस्कस किए हुए पूरे के पूरे कमांड्स अपने एयरक्राफ्ट में यूज़ करें, तो रडर और उसके मार्क्स कटेंगे नहीं उनसे। लेकिन अगर कोई बंदा रडर्स और उसको एलरॉन्स वगैरह को इसमें ड्रॉ करें और उसके पिछले कोई असाइनमेंट्स वगैरह या मिड में या क्विज़ में किसी भी चीज़ में कोई डेफिशिएंसी हो, तो ये चीज़ हम वहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्रेडिट हम वहाँ पे कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। तो ये था पूरा एयरक्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और बस यही था। अल्लाह हाफिज़।